प्रिय छात्रों, कक्षा आचार्य प्रथम वर्ष काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रमेण शब्दार्थ्यो स्वरूपम आहा, शब्द अर्थ के स्वरूप को बतलाते हैं। आचार्य मंबट ने शब्द के स्वरूप का वर्णन किया है इस प्रकार से। स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा वाच्यादयस्तदर्थाशु तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। इस कारिका में शब्दों के भेद के संदर्भ में बतलाया। स्याद मानी है, वाचक मानी वाचक शब्द, लाक्षणिकः लाक्षणिक शब्द, व्यंजकस्त्रिधा व्यंजक शब्द। इस प्रकार से शब्द जो है वो तीन प्रकार का होता है। अत्रेति काव्ये, अब इस काव्य में येषां स्वरूपम वक्ष्यते, इनके स्वरूप को आगे बतलाएंगे। वाच्यादर तदर्थस्यु, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये अर्थ भी तीन प्रकार का होता है। वाच्यादय आदय इति से वाच्य मानी अविदा, अविदा के अपर नाम है मुख्यार्थ सांकेतिक। तो वाचक शब्द वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ, व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। अर्थ वह तीन प्रकार का होता है। तात्पर्यार्थेषु केषुचित्, और किन्हीं अन्य के मत में तात्पर्यार्थ यानी किन्हीं अन्य विद्वान के मत में आचार्य कुमार भट्ट के अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र, अभिहितान्वयवादी मीमांसक के मत में तीन प्रकार के वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त एक चौथा अर्थ भी हुआ करता है, जिसका नाम है तात्पर्यार्थ, अर्थात सिंहावलोकन। सिंहावलोकन के रूप में भी अर्थ की प्रतीति होती है। अभिहितान्वयवाद का तात्पर्य है कि पहले पदों से पदार्थ की प्रतीति होती है, उसके पश्चात पदार्थों का परस्पर संबंध होता है। जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था वो वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित अर्थ होता है। इसलिए पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित अर्थात अभिधा शक्ति द्वारा बोध होता है। तत्पश्चात वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय का संबंध होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार से वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट आदि का ये सिद्धांत है, ये अभिहितान्वयवादी कहा गया है। इस प्रकार से पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसलिए उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष पूर्व पदार्थोपि वाक्यार्था समुल्लसिति अभिहितान्वयवादीनां मतम। अभिधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वह अर्थ मुख्यार्थ कहलाता है, और समग्र सिंहावलोकन के माध्यम से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसको तात्पर्यार्थ नाम की शक्ति से कहा जाता है। ऐसा ये चौथी प्रकार के अर्थों के बारे में शक्ति का वर्णन किया। तो यहाँ पर आकांक्षा, पदार्थ को जानने की इच्छा, तो पदार्थों की आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने में पदों से प्रतीति होने वाला अर्थ न होने पर भी तात्पर्यार्थ विषयभूत
अर्थ होने के कारण से विशेष प्रकार का तात्पर्य वाक्यार्थ प्रतीति होती है। ये अभितान्वयवादी का मत है। जैसे कि आकांक्षा, आज मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि मैं भीलवाड़ा जा रहा हूँ। अहम भिल्लवाट नगरम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। और अद्य अहम स्व अग्रिमदिवसे कथिष्यामि गमिष्यामि तदनंतरम भिल्लवाट नगरम। अर्थात यहाँ पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का काल व्यवधान होने के कारण से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए इसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त वाक्य खंड को ग्रंथकार ने इस प्रकार से रखा है कि बक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम, इस वाक्यांश को बाद में बतलाया। और ये वाक्य रचना अर्थ को समझने में कुछ काठिन्य महसूस होता है। इसके स्थान पर उन्होंने कहा कि बक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात समन्वय। इस प्रकार से कुछ अर्थ की प्रतीति होती है और सरल भी हो जाता है। तो आकांक्षा माने जिज्ञासा, और योग्यता, योग्यता क्या है उसके बारे में बतलाते हैं कि योग्यता किसे कहा जाता है। सबसे पहले आकांक्षा के बारे में बतलाते हैं कि आकांक्षा क्या है। जैसे ही वाक्य को सुना तो श्रोता की जिज्ञासा हुई कि एक पद को सुनने के पश्चात वाक्य के अन्य पदों को सुने बिना पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी का नाम आकांक्षा है। और जिन पदों के अनुसार इस प्रकार की आकांक्षा होती है उनको समुदाय ही वाक्य कहते हैं। एक तिंग वाक्यम, व्याकरण में कहा गया है एक तिंग वाक्यम। तो एक तिंग तिप्तजी सिप्तस्ताम मिब्बस्मस्तास्ताम ध्वंग इडबैंग महंग, और सुऔजस अमौटसस टाभ्याम्बिस गेभ्याम्ब्यस गसिभ्याम्बस गसोसाम गियो सुप। तो ये है सुप जो है वाक्य के रूप में प्रस्तुत होता है। तथा जैसे आकांक्षा रहित गौरवस्वा पुरुषो हस्ति, अनेक पद बोलने से भी वाक्य पूरा नहीं होता है। दूसरे, योग्यता पद का तात्पर्य है पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव, किसी भी प्रकार से बाधा ना हो, काल का व्यवधान ना हो। और जहाँ पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है पद समुदाय को वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे एक उदाहरण है कि बैनना सिंचती, तो स्वतः ही एक विचार उपस्थित होता है मन में कि देखो अग्नि हमेशा जलाने का काम करती है, परंतु सिंचती के साथ में इसका अन्वय बनता नहीं। यही हो गया व्यवधान। तो अग्नि तो जलाने का काम करती है, सिंचाई का काम नहीं करती है। तो ये बाधा होने से यहाँ पर योग्यता का अभाव है। यही योग्यता है वाक्य में। तीसरा पद है सन्निधि। सन्निधि किसे कहते हैं कि उस पद के एक ही पुरुष द्वारा अविलंब पदों का उच्चारण करना। यदि एक ही व्यक्ति द्वारा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद में अग्रिम पद का उच्चारण करता है
तो ये व्यवधान यहाँ पर उपस्थित होता है और संपूर्ण वाक्य का अर्थ उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि क्रम से वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये अति आवश्यक हैं, जिससे उसके स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रंथकार ने इनके विषय में उद्धृत किया है, अभिहितान्वयवादीनां स्वास्वावृत्त्या कथितानां ये अन्वय वदन्ति ते अभिहितान्वयवादीनां मतम। ये बहुवचन का प्रयोग करके यहाँ श्रेष्ठ मत को उन्होंने बतलाया। अर्थात अभिहितान्वयवादी जो कुमारिल भट्ट जी का मत है वो श्रेष्ठ मत है। यहाँ पदार्थ उपस्थित हैं, उसके बाद पदों की आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से तात्पर्य शक्ति के द्वारा पदार्थों के परस्पर संबंध रूप वाक्य के अर्थ का बोध होता है। ये अभिहितान्वयवादी नाम कुमारिल भट्ट के मत में बतला गया है। अब इससे आगे का भाग हम कल अध्ययन करेंगे।